पाकिस्तान की दो इंडस्ट्रीज़ को फोर्ब्स मैगजीन ने एक फहरिस्त में शामिल किया है। इस फहरिस्त के मुताबिक $1 से कम रेवेन्यू कमाने वाली साउथ एशिया की 200 की फहरिस्त में पाकिस्तान की दो कंपनीज शामिल हैं। इन कंपनीज को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। अगर पहली कंपनी की ही बात करें तो वो है फिरोज टेक्सटाइल, यानी एक टेक्सटाइल कंपनी। इस टेक्सटाइल कंपनी की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में धागा और तौलिया वगैरह शामिल है। ये कंपनी इसी टेक्सटाइल के अंदर काम करती है और इसी के ज़रिए ही इसने फोर्ब्स मैगजीन के इस लिस्ट में अपना नंबर बनाया है। अगर तकरीबन इनकी सेल की बात की जाए तो $215 मिलियन की सेल इन्होंने तकरीबन सालाना की है, जिसके अंदर तकरीबन अगर नेट रेवेन्यू की ही बात की जाए तो वो 144 मिलियन बनता है। इसी तरह से बहुत सी फर्म्स हैं पाकिस्तान की जो कि बहुत अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उन सबको जो मसला आ रहा है वो मसला यही आ रहा है कि पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। पिछले साल भी पाकिस्तान ने कॉटन इंपोर्ट की थी और इस साल भी पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान इससे पहले कॉटन एक्सपोर्टर भी था और पाकिस्तान के पास इतनी कॉटन मौजूद होती थी कि जिसके ज़रिए वो अपनी इंडस्ट्री को आराम से चला सकता था। हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि एक खबर शाया हुई थी और इस खबर के ज़रिए ये मालूम हुआ था कि पाकिस्तान के पास इतने ऑर्डर्स इस वक्त आ चुके हैं कि पाकिस्तान को कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है और वो कॉटन मार्केट में मिल नहीं रही है। पाकिस्तान में जो मौजूद कॉटन है उस कॉटन के ये भी फ़ायदा है कि पाकिस्तान के पास वो कॉटन अपने ही रेट्स के अंदर तय कर सकता है। उस पर ड्यूटी नहीं लगती, उस पर टैक्स नहीं लगता और वो कॉटन डायरेक्टली किसान को ही बेनिफिट दे रही होगी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कॉटन इस वक्त एक्सेसिवली ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा रहा है, उसकी जगह हम शुगर उगा रहे हैं, उसकी वजह से ही ये मसला पैदा हो रहा है। जबकि दूसरी कंपनी की ही बात करें तो वो कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका रेवेन्यू तकरीबन 179 मिलियन है। ये लाहौर में मौजूद एक कंपनी है जो कि आउटसोर्सिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये कंपनी मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। अगर इस कंपनी की ही बात करें, ये कंपनी मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर हाउस, उनकी सिक्योरिटी और इस जैसे जो आउटसोर्सिंग के काम होते हैं, क्योंकि ये काम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ही किए जाते हैं। मसलन अगर मैं आपको ये वाली बात समझाऊँ, ये इस तरह से है कि अगर आपने मुख्तलिफ फिल्म्स देखी होंगी, उन फिल्म्स के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तान में बैठकर या इंडिया में मौजूद वो सिक्योरिटी ब्रेकिंग और इन जैसे जो बकिया काम होते हैं, मसलन किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को चलाना और इस जैसे काम दिखाए जा रहे होते हैं, वो यहाँ पर बैठकर ही किए जाते हैं। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो ये पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री बनी हुई है। अगर पिछले 2 से 3 साल की ही बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान से ही दुनिया के बेहतरीन डेवलपर्स, बेहतरीन गेमर और बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकले हैं और ये मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। 15 साल के पाकिस्तान के पास इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मौजूद हैं। लेकिन हम सब के जहनों में एक सवाल आता होगा, क्या ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्या ये तमाम लोग पहले से मौजूद थे? जी हाँ, ये तमाम लोग पहले से ही मौजूद थे। आरफा करीम हम सब ने नाम सुना होगा, वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही थी। मैं अगर आपको इस बात का जवाब दूं कि पाकिस्तान में ये डेवलपर्स पहले से मौजूद थे तो इस बात का जवाब 2 हिस्सों में दिया जा सकता है। इसकी पहली वजह पाकिस्तान में बैन कल्चर था, यानी हमारे यहाँ YouTube काफ़ी अरसे तक बंद रही थी, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे और यही वजह थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही थी। लेकिन अब चूंकि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट और बाकी चीज़ें डेवलप हुई हैं तो वहाँ पर लोगों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पर काम काफ़ी सस्ते में कर दिया जाता है। अगर इंडिया में कोई काम आपको $10 में करके दिया जाएगा तो वो पाकिस्तानी डेवलपर आपको $5, $60 में कर दे देगा, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान की जो इमर्जिंग मार्केट है इसमें ही इन्वेस्टमेंट की जाए। अब दूसरी अगर बात का जवाब लें, पाकिस्तान कितनी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, अगर इसका अंदाज़ा लगाना हो आपको तो अगर आपने मनी हाइस्ट सीज़न देखा हो तो इसके अंदर भी ये वाली बात हाईलाइट की गई थी कि उन्होंने जो अपना बेस बनाया था जिसके ज़रिए वो सैटेलाइट के थ्रू बात कर रहे थे वो पाकिस्तान में मौजूद था।
यानी वो दुनिया को भी ये बात मालूम है कि पाकिस्तान में आईटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है। यही दो वजूहात हैं कि पाकिस्तान में एक रेट्स और दूसरा पाकिस्तान की एक इमर्जिंग मार्केट होने की वजह से ही पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है। अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के अंदर ही हमने देखा था कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स वगैरह की इंडस्ट्री ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था। इस वक्त हम भी आपसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में साउथ एशिया से सबसे ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन पर मिलियन कैपिटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करने लग जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से बेहतर हो सकती है। आईटी इंडस्ट्री के लिए हमें मिनिमम 20 साल की पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत चेंज होने के बाद उस पॉलिसी को चेंज ना किया जा सके, ताकि हमारे यहाँ जो शख्स भी इन्वेस्टमेंट करे उसे अपनी इन्वेस्टमेंट के महफूज होने की उम्मीद हो। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए